तो फाइनली जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लर्क कम प्रूफ रीडर का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था आपका उसको कंडक्ट करवा लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने लायक है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पेपर जो है, पेपर का पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो जिनका भी पेपर आपको लग रहा है कि मेरा पेपर ख़राब हुआ है, तो अभी आपको जो है वो ऐसे हताश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी सारी माइन्यूट लेवल पे चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे और आपको खुद भी रियलाइज़ होगा ये चीज़ें कि वाक़ई आपके साथ हुई है। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बोली थी कि आपका एग्ज़ाम इस बार 100 नंबर का होगा, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो उसको अमेंड किया गया था आपका जनवरी 2026 के अंदर। तो उसमें इन्होंने जो है वो जो मार्किंग थी उसको 80 से इंक्रीज़ करके 100 कर दिया था। तो ये पूरी संभावना थी कि क्वेश्चन के अंदर ना कुछ आपको फेरबदल देखने को मिल सकता था और हुआ भी वही है। पर चूँकि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए वो पीवाईक्यू ही रहनी चाहिए। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो देखिए, अगर पेपर वहाँ से आ जाए या वहाँ वो टॉपिक रिपीट हो जाए और आप उसको ना कर पाए तो फिर ये टोटली जो है वो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर जब पेपर का पैटर्न शिफ्ट होता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक अच्छा साइन भी है कि जो हाई कोर्ट के पेपर होंगे आगे उनका स्टैंडर्ड भी आपको ऊपर ही दिखेगा। तो एक अच्छा कैंडिडेट जो पढ़ता है उसके लिए एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म तैयार होता है कंपटीशन का। इसके बाद इसमें क्या चीज़ें हैं जिससे कट ऑफ डिप होगी उन सब चीज़ों को समझेंगे। बाकी देखिए, इसमें पहले मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो ऐसे पूछे थे, इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे के अंदर ना मैं आपको डे वन से यही चीज़ बोलता आया हूँ कि ऐसे जो होता है वो आपका ड्राफ्टिंग और फ्लो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। कंटेंट जो होता है आपका वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, पर ऐसे के अंदर ना एक प्रवाह होना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक रिदम होती है ऐसे की वो टूटनी नहीं चाहिए, उससे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसमें जो ऐसे था आपका, इसमें एक चीज़ और थी इस पेपर के अंदर कि पेपर जो था वो काफ़ी लेंथी था। तो पेपर लेंथी होने के कारण जो था वो आप जो है वो ज़्यादा टाइम एक चीज़ पे कंज्यूम नहीं कर सकते थे। अगर आपने एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपका हो सकता है ट्रांसलेशन छूट जाए, और ट्रांसलेशन से अगर आप निकल जाते तो हो सकता है कि आप कंप्यूटर के अंदर फंस जाए, क्योंकि कंप्यूटर भी वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव था, वन लाइनर तो था ही नहीं उसमें। काफ़ी सारे आपको 4 नंबर का भी इवन एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर जो है वो इस पेपर की जो डिफ़िकल्टी है उसको बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको जो है वो, जैसे यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जैसे इंग्लिश का जो एसे है ना, इसमें नॉलेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट नीड्स सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों में से कोई एक ऐसे सब ने अटेम्प्ट किया होगा। आपको पता है कि इस बार बच्चे जो थे वो 117 बच्चे थे मेरे हिसाब से। तो उसमें से ना काफ़ी लोग जो है वो मतलब इन दो में से ही पिक किया होगा। एनसीआरबी फिगर्स कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटी, इस एसे की तरफ जो है वो बहुत कम लोग गए होंगे। जहाँ पर हिंदी एसे की बात आती है तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक विमर्श पर भारत का पड़ता प्रभाव, ये ऐसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। भारत में एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति, तथ्य और विश्लेषण, ये ऐसे भी किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि ये टफ ऐसे है, इसमें सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने 15, 20, 25, 30 ऐसे लिखे हुए हैं तो आपको जो है वो इसमें फंसने की मतलब दिक्कत नहीं आती। आप इसको एक मैनेजेबल मतलब कर सकते थे, इसको मैनेज कर सकते थे। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, नॉलेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये मुझे लगता है कि ट्रिकी था। अगर इसको आपने पिक किया है तो इसके अंदर ना आपकी ड्राफ्टिंग और जो स्ट्रक्चर होता है ना एसे का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम 2-3 लाइन तो सोच लेते हैं, फिर उसके आगे हमें चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए और कोर थीम को पकड़ना आना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अभी हम तो जैसे घर में बैठे हुए, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी होती है सोचने पर उस टाइम बाउंड के अंदर, उस प्रेशर के अंदर ना चीज़ें रिकॉल भी नहीं हो पाती हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि हमेशा ना 15 जैसे ब्रॉड थीम बना लो और उसके हिसाब से हमेशा कोट जो है या कोटेशन जो है वो राइट डाउन करके रख लीजिए। तो उसमें ना जैसे हम लिख सकते थे, इसकी शुरुआत ही हम ऐसे कर सकते थे कि मनी कैन प्रोवाइड कंफर्ट बट नॉलेज प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट प्रोटेक्ट एंड मल्टीप्लाई दैट कंफर्ट। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो थोड़ा सा अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है एग्जामिनर की, तो अटेंशन जो है वो गेन कर लेती है एक तरह से। तो इसमें ये चीज़ हो सकती थी।
बाकी चीज़ें जो थी, जहाँ तक ऐसे की बात है, आप हो सकता है कि आप लोगों ने मैनेज किया हो। मुझे लग रहा है कि जो ट्रांसलेशन थी ना, वो काफ़ी लेंथी ट्रांसलेशन थी। इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है कि मतलब उनके लिए वर्ड ही ढूँढ पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है ना कि एक यहाँ पर देखिए ये वाला ईच गार्ड कैरिड अ लॉन्ग वो एंड क्वीवर फुल ऑफ मेटल टिप्ड एरोज़। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी लोगों को ये जो क्वीवर करके एक वर्ड मिला है यहाँ पर जो आपका है, इसमें शायद लोगों को इसको मतलब अंदाजे से ही ट्रांसलेट करना पड़ा होगा इसको। फिर एक चीज़ आती है यहाँ पर वॉच टावर। अभी इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, मतलब बंदा रुकता है, जब रुकता है तो आपकी रिदम टूटती है और रिदम टूटने से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है इस सिचुएशन में। फिर आप देख रहे हैं कि आगे ये देखिए आप, द पैसेज लेड टू डीप व्यास क्रॉस्ड ओनली बाय ड्रॉ ब्रिज। ड्रॉ ब्रिज एक ऐसा शब्द है जिसको मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ड्रॉ ब्रिज का मतलब हुआ नीचे गिरा करके जिसको पार किया जाता है ना, नीचे पुल को नीचे किए करके। तो इस तरह का कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं। तो अब आपको इस तरह के वर्ड को ट्रांसलेट करने के, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी थोड़े नंबर कट जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे लेके चली जाती है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में कृष्ण पक्ष की दशमी होने के कारण, अब कृष्ण पक्ष की दशमी काफ़ी लोगों को इसका आइडिया भी नहीं होगा कि क्या होता है, कृष्ण पक्ष को कैसे ट्रांसलेट करना है इसका, तो इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें ना इसको थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफ़ी टफ बना देती है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिल कर के इस पेपर की डिफ़िकल्टी को इनक्रीज़ कर रही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ये कदावर और हृदय हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था, तो इस तरह की यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो आपको देखने को मिली। इसके बाद देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या था। कंप्यूटर में चलो ये 10 क्वेश्चन जो थे आपके, मान लीजिए ये 5 6 7 8 9 10 सवाल जो है इसको तो आपने मैनेज किया होगा। जैसे एलसीडी की फुल फॉर्म पूछिए तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपने लिख लिया होगा। जैसे आईसी जो होती है वो आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, सिलिकॉन होगा इसका आंसर। फिर यूएसबी की फुल फॉर्म लिखिए तो ये आपको पता है कि ये भी आपने किया होगा। उसके बाद जो आपका मैलवेयर है ये क्या है, तो देखिए ये एक आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा डेटा चुराने के लिए, सिस्टम को डैमेज करने के लिए और अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना था, चूँकि 1 नंबर का था तो आपको लिखना भी उसी तरीके था। ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस इन कंप्यूटर वाइड डन बाय, तो ये करता आपका LALU। फिर उसके बाद अगर हम फुल फॉर्म पूछे वायरस की, इसमें फंसे होंगे मुझे लग रहा है काफ़ी लोग। तो वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों में ना टाइम लगता है आपको। अब जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को आपको कम से कम ना 2 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपको कंप्यूटर को अगर आपने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट प्रोड्यूस द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। तो इतनी सी लाइन में आपका काम बन जाना चाहिए। ISP क्या होता है, ये होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसके एग्जांपल आपको देना हमेशा चाहिए। जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गए, ये आपके क्या है ISP है। तो ये सब आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड आपको पता है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसमें आप एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अगला है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो ये एक मल्टीमीडिया स्लाइड शो है, और क्योंकि इसमें क्या होता है, क्यों है मल्टीमीडिया, इसमें कंबाइंस होते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, ऑडियो एंड वीडियोज़ वगैरह। लिस्ट ऑफ 8 कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, तो आपको पता है Ctrl+S हो गया जैसे सेव डॉक्यूमेंट, Ctrl+Z हो गया अनडू करने के लिए, Ctrl+A हो गया तो इसका होता है आपका सेलेक्ट ऑल करने के लिए, Ctrl+C हो गया कॉपी, Ctrl+V हो गया पेस्ट, Ctrl+X हो गया कट करने के लिए। और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके आते हैं। Ctrl+P हो गया तो वो आपका आ गया जैसे प्रिंट निकालने के लिए। तो इस तरह से ये तो शायद आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। तो इसमें जो फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का कि एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट।
तो इसमें जैसे क्या होता है, ब्रॉडबैंड आता है एक, शायद फाइबर ऑप्टिक्स भी इसी में ही आता है, वाईफाई है, फिर सैटेलाइट इंटरनेट इसका एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के थ्रू आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। पर देखिए यहाँ पर बैठ कर के ये बात करना जो है वो आसान लगता है, और एक्चुअल एग्ज़ाम में जाकर के इस चीज़ को एड्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब हिंदी की इतनी बड़ी ट्रांसलेशन है, अगर इसको आप ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और 2 घंटे के अंदर ना इन सब चीज़ों को मैनेज करना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट साइड पे है, और कट ऑफ जो है, देखिए मेरी बात मान लीजिए आप, अगर आपकी टाइपिंग क्लियर है, अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर ली है, तो आप लोग जो है वो निश्चिंत हो जाइए। और अगर आपके 45 मार्क्स, क्योंकि आपको क्वालिफाई होने के लिए 45 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर आपके 45 नंबर बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं 45 क्रॉस कर जाऊंगा या जाऊंगी, तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी डीवी के लिए कॉल आने वाली है। क्योंकि मुश्किल होगा काफ़ी लोगों को कि 45 के ऊपर स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा वही आपका 50-60 के आसपास जा पाएगा। या फिर मार्किंग के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखिए मार्किंग अगर लीनियंट हुई, 2025 के मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर उसके कंपैरिजन में मार्किंग थोड़ी मतलब ढील मिली, तो फिर तो चलो सबके लिए ही आसानी रहेगी। पर अगर उसी पैटर्न की मार्किंग रही तो काफ़ी लोग जो है वो फेल होने वाले हैं इसमें, और हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलें जो 45 नंबर क्रॉस कर पाएँ। तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर के आप निश्चिंत रहिए। और जो लोग आगे हाई कोर्ट क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको एक जेंटल वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी जो है वो आपको बताया कि ऊपर अविनाश चंद्र सर जो है वो आपकी जीएडी रजिस्ट्रार हैं ऊपर, तो उनके सुपरविज़न में ही लगभग ये मान के चलिए कि सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आगे जो आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, अगर उसको भी, अगर वो भी आपका डिफ़िकल्ट साइड पे एग्ज़ाम जाता है, तो ज़्यादा हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे लेवल के पेपर सेट हो रहे हैं अभी के टाइम पर, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मेरा अच्छी है, मेरा राइटिंग अच्छी है, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपकी राइटिंग अच्छी है तो हो जाएगा, आपको प्रॉपर ग्रामेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरिंग पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। अगर आपने स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी की तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। तो 45 नंबर की अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं आप लोग, चिंता मत करना, आपको डीवी की कॉल आएगी। बाकी देखते हैं मार्किंग किस तरह से रहती है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ओवरऑल पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट था, मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सकता है राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल को डेवलप करो, अपने अलग लेवल पे लेके चल जाइए इस चीज़ को। 2-4 सालों के अंदर टीचिंग एक ऐसी लाइन बची है जहाँ पर जो है वो राइटिंग वेस्ट पेपर नहीं होते या डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो रहे हैं टीजीटी वगैरह के, वहाँ पर भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई, तो कोई भी एग्ज़ाम बिना रिटर्न या डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई किए नहीं क्लियर होगा। तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ी स्किल के तौर पर अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।